हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में व्याकरण का पाठ 1 किया था, भाषा। ठीक है। और पाठ 2 है हमारा वर्ण विचार। पाठ 2 मैंने अभी आपका स्किप करवा दिया है क्योंकि उस पाठ में केवल रीडिंग के लिए है, ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है उसमें। तो पाठ 2 अभी मैंने स्किप करवाया है। मैं पाठ 3 संधि की वीडियो आज आपके पास सेंड कर रही हूँ। ध्यान से सुनना, फिर आपको डाउट रहता है कि मैम पाठ 2 नहीं करवाया, पाठ 3 करवाया है। तो पहला चैप्टर हमने किया था भाषा, दूसरा चैप्टर हमारा वर्ण, वो अभी मैंने छुड़वा दिया है क्योंकि उस चैप्टर में कुछ ज़्यादा डीपली पढ़ने का है नहीं। वर्ण विच्छेद है, वर्ण संयोजन है, जो आप छोटी सी क्लास से 3rd 4th 5th से करते आ रहे हैं। तो वो हम कभी क्लास में क्लास में डिस्कशन मेथड से और अपना समझ लेंगे। उसमें वर्णों को विच्छेद करना, वर्णों का संयोजन करना, इस तरह का ही था। वो केवल रीडिंग के लिए चैप्टर है हमारे पास, वो हम बाद में करेंगे जब क्लास में हमारे पास बुक होगी सब बच्चों के पास। आज मैं आपको मेन टॉपिक करा रही हूँ संधि। संधि संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है संयोग करना, मेल करना। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है संयोग या मेल करना। पहले राजे महाराजाओं में हिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने कि लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो आपस में जब कभी उन्हें सुलह करने के लिए कहा जाता था कि भाई लड़ाई को बंद कर लो, तो क्या कहते थे? संधि कर लो। संधि कर लो मतलब मेल कर लो आपस में, इस लड़ाई को बंद कर दो। तो संधि का मतलब होता है मेल करना, संयोग करना, मिलाना। अब संधि होती कैसे है? देखो, हमने समास पढ़ा। समास में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं और 2 पद मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। ठीक है। संधि वर्णों के बीच में होती है, ध्वनियों के बीच में होती है। यानी वर्ण के आपके शब्द के बाद उसमें पीछे जो वर्ण, जो ध्वनि निकल रही है, उन ध्वनियों का मेल होता है आपस में, उन ध्वनियों का ही मेल होता है, ध्वनियों में ही विकार होता है। उसी के कारण शब्द में एक परिवर्तन आ जाता है जिसे संधि कहा जाता है। और सबसे पहले तो एक मेन बात याद रखनी है, हमने समास जब किया था तो मैंने कहा था समस्त पद है हमारे पास और उसका विग्रह करना है। समस्त पद का विग्रह होता है, 2 पदों के बीच विग्रह होता है और 2 स्वरों के बीच, वर्णों के बीच विच्छेद होता है। आपने वर्ण वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा, आपके पास वर्ण विच्छेद, कोई शब्द दिया होता है और कहा जाता है इसको वर्ण विच्छेद करो, यानी उसको वर्णों को अलग अलग करो। किसी भी शब्द का ये नहीं होता इस शब्द का विग्रह करो। ठीक है ना। एक शब्द का विग्रह तब होगा जब उसमें 2 पद मिले हुए होंगे। यानी एक शब्द है जैसे विद्यालय, ठीक है, तो इसमें अगर आप इसका विच्छेद करते हो तो फिर हम इस शब्द का कर देंगे विद्या के लिए आल्य, यानी वो स्थान जहाँ विद्या मिल रही है। तो विद्या के लिए आल्य इसका विग्रह है और हमने इसका समस्त पद बना दिया था विद्यालय। और अगर इस शब्द की संधि करनी है तो संधि में आप ये के लिए, क्या, का, के, की, ये सब नहीं जोड़ेंगे। संधि तो केवल ध्वनियों के बीच होती है, वर्णों के बीच होती है। तो आप उसमें उसकी ध्वनियों, उसके वर्णों को अलग करेंगे। तो सबको समझ में आया? वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा है ध्वनियों के पारस्परिक मेल से जो विकार का मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये जो बच्चे 8th में आए हैं, आई थिंक 7th में आपने संधि का चैप्टर पढ़ा होगा। 6 7 से ही स्टार्ट हो जाती है संधि हमारी, तो पढ़ा होगा। तो संधि के भेद कितने होते हैं? संधि समझ में आई क्या होती है? ध्वनियों के पारस्परिक मेल से, 2 ध्वनियों के मिलने से उस शब्द में जो एक नया परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि। यानी विद्या आल्य, देखो यहाँ शब्द हमारे पास विद्या जमा आल्य। विद्या शब्द आया आ, आल्य का भी आ आया। अब हमने दोनों में से, इधर भी आ है इधर भी आ है, दोनों आ को मिलाकर एक आ बना दिया विद्यालय। तो ये क्या बन गया? हमारा एक शब्द बन गया। और 2 जो ये वर्ण ध्वनियाँ हमारी आई आ और आ की, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया, तो ये परिवर्तन एक नए शब्द में आ गया। जैसे लंका जमा ईश, तो आ और ई, ये हम संधि के नियम में पढ़ेंगे। जब हम संधि के नियम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ आ है, यहाँ ई है, तो यहाँ ए की मात्रा कैसे बन गई। यहाँ तो आ था, आ और आ मिलाकर भी क्या बन रहा है? आ बन रहा है। ठीक है।
और यहाँ आ था और इधर ई है और दोनों ने मिलकर मात्रा क्या बनाई, एक ही। तो ये हम संधि के नियम में पढ़ेंगे। संधि के भेद हैं और उन भेदों के अंदर जो नियम है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। आ और ई मिलाकर ए बनाया तो लंकेश बन गया। ये ध्वनियों में परिवर्तन हुआ, आ की ध्वनि थी, ई की ध्वनि थी, और इन ध्वनियों के परिवर्तन से शब्द क्या बन गया, लंकेश। तो इस तरह से ध्वनियों के पारस्परिक मिलने से जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपके पास मैं चैप्टर की रीडिंग के लिए इस चैप्टर का PDF सेंड करूँगी। सिर्फ चैप्टर को आपने पढ़ना है, समझना है। यहाँ से उदाहरण वगैरह देखना चाहो या आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देखना चाहो नए शब्द तो देख सकते हो। एज इट इज़ क्वेश्चंस को नहीं उतारना है, आपको अपनी रचनात्मक तरीके से अपने पाठ को पूरा करना है। पहले परिभाषा डाली संधि की, फिर संधि के भेद को एक चार्ट के एक उसके फ्लावर की तरह एक चार्ट से मैं बना दिया, एक जैसे संधि के भेद हेडिंग डाल दी और फिर उसके 3 फ्लावर बना दिए, उसमें लिख दिया संधि के तीनों भेद। सुंदर डेकोरेटिव काम करना है आपको, ठीक है। स्वर संधि के हमने 3 भेद देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? देखो सबसे पहले तो स्वर, हमारी हिंदी की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर जो हमारे सामने एक दोनों का मिला जुला रूप आता है उसे वर्णमाला कहते हैं। यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों मिले हुए होते हैं, ठीक है। स्वर 11 होते हैं, कुछ मात्राएं होती हैं इसके अंदर, ठीक, और व्यंजन 33 होते हैं, और कुछ आगत स्वर, कुछ आगत ध्वनियाँ, ये सब मिलाकर स्वरों व्यंजनों की संख्या और बढ़ा दी जाती है। तो स्वर यानी कि स्वर संधि में स्वर का ही स्वर से मेल होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर से भी, व्यंजन का व्यंजन से भी मेल होगा और व्यंजन का स्वर से भी मेल होगा, ठीक है। देखो स्वर संधि हम पहले पढ़ेंगे, हम एक एक करके चलेंगे क्योंकि संधि का चैप्टर हमारा सबसे मेन चैप्टर होता है। स्वर संधि, हम स्वर संधि कर रहे हैं तो पहले स्वर पे ही आएंगे। स्वर संधि, स्वर में स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि आपके पास एक शब्द है और उसको तोड़ा हुआ है, उस शब्द का विच्छेद किया हुआ है, और उसमें उसके मिलने के, उसको मिलाने के लिए, उसको एक करने के लिए जब आप उसको मिला रहे हैं तो आपको दोनों तरफ स्वर नज़र आ रहा है, इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है। तो स्वरों के स्वरों में मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये तो है स्वर संधि की परिभाषा। यानी कि इधर भी स्वर है, सूर्य, ध्वनि क्या आई निकलकर अ, और इधर क्या है, उदय। अ और उ दोनों हमारे क्या हैं, स्वर। 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। और कुछ हमारी फिर आगे की मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि यहाँ अ है, यहाँ उ है, यानी दोनों स्वर हैं। तो स्वर के स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर से मेल होने पर मेल होगा। अब स्वर संधि के भी भेद हैं, यानी संधि एक परिवार हो गया, उस परिवार में 3 मेन सदस्य हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो परिवार में 3 मुख्य हैं उनके भी तो आगे परिवार में होंगे ना, उनके भी सदस्य होंगे। तो पहला सबसे बड़ा परिवार में सदस्य कौन है, स्वर संधि। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में भी पहले क्या आते हैं, स्वर, उसके बाद व्यंजन, पहले अ, आ, ई आएंगे, तो ये स्वर हैं, स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये बेटा सीक्वेंस में ही चलती हैं, इनको आप आगे पीछे नहीं पलटेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इन संधियों के नाम आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, ठीक है। तभी आपको इसके नियम, इसके रूल जो हैं वो अच्छे से समझ में आ पाएंगे। और इसको याद करने की भी एक
तरीका है हमारे पास अगर हम करना चाहें तो। दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा होता है। अब फैमिली में जो सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है तो दीर्घ है। अब बड़ा है तो परिवार का सदस्य बड़ा है तो उसमें गुण भी होने चाहिए। भाई जो बड़ा है, घर का बड़ा, हम कहते हैं ना बड़े को देख के छोटे जो हैं वो फॉलो करते हैं बड़े के गुणों को ही। तो दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। बड़े में गुण होने चाहिए, अच्छे गुण अगर बड़े में हैं तो उसी को फिर छोटे भी फॉलो करेंगे। गुण है तो व्यक्ति की वृद्धि होगी, वृद्धि मतलब तरक्की। अगर व्यक्ति में अच्छे गुण हैं तो गुणों के साथ उसमें वृद्धि भी होती है, और वृद्धि मनुष्य की जब होती है, विकास उसका होता है, तो उसे फिर यण मतलब यश की भी प्राप्ति हो जाती है। आप यण शब्द का अर्थ यश नहीं होता, पर आप यश से याद रख सकते हो कि यश से यश की प्राप्ति हो जाती है। उसे यश मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में सम्मान मिलता है। अगर उसकी वृद्धि हो रही है तो उसे समाज में भी सम्मान मिलेगा। और लास्ट में क्या होता है? अयादि। यहाँ अयादि का मतलब आप लगा सकते हो अयादि हो जाना, समाप्त हो जाना। और कितना भी यश मिलो, वृद्धि मिलो, अंत में तो सबकी अयादि होनी होती है। आप इसको इजी वे में ऐसे याद रख सकते हैं। घर में बड़ा है तो उसमें गुण होने चाहिए। यदि अच्छे गुण हैं तो उसकी वृद्धि भी होगी, वृद्धि है तो उसे यश की प्राप्ति भी होगी, सम्मान भी मिलेगा, और अंत में तो जाकर अयादि को वो भी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप शॉर्टकट ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी पहले भेद पर, दीर्घ संधि पर। दीर्घ संधि ये रही हमारे पास पहली, सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या बताया मैंने? बड़ा, ठीक है। तो जब हर्ष या दीर्घ, हर्ष का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। हर्ष या दीर्घ यानी कि छोटा अ ई उ के साथ हर्ष या दीर्घ, छोटे के साथ छोटा आए या बड़ा आए, दोनों के मिलने से उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाए, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात जब हर्ष स्वर आए यानी अ है, अ के बाद अ है, छोटा है, तो भी आ बनेगा। ई के मतलब छोटी ई है और उसके बाद छोटी है तो भी छोटी ई बनेगी। या इन हर्षों के बाद दीर्घ आ जाए, अ के बाद आ हो, या पहले आ हो बाद में अ हो, बड़ी ई के बाद छोटी ई हो, या बड़ी ई के बाद बड़ी ई हो, तो वो बदलकर हमेशा बनेगी किसमें? बड़े में, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब बड़ा होना, बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी ये। यानी कि हर छोटा स्वर आए, हर्ष स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, या हर्ष के बाद हर्ष आए या दीर्घ आए, तो दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर में ही वो परिवर्तित होगा, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ है, अ के बाद अ आएगा, वो भी किस में बदलेगा? आ में। अ के बाद अगर आ आता है तो वो भी किस में बदलेगा? आ में। आ के बाद अ आएगा, वो भी आ में जाएगा। आ के बाद आ का मेल होता है तो भी वो भी आ में जाएगा। यानी कि ये बात आपको समझनी है कि छोटे के बाद छोटा आए, यानी हर्ष के बाद हर्ष आए तो भी बड़ा बनेगा, दीर्घ के बाद दीर्घ आए तो भी बड़ा बनेगा, हर्ष के बाद दीर्घ आ रहा है तो भी बड़ा बन रहा है, दीर्घ के बाद हर्ष आ रहा है तो भी बड़ा बनना है। दीर्घ संधि में आपको यही ध्यान रखना है कि वर्ण जो है वो बड़े वाला स्वर बनेगा, छोटे वाला नहीं बनेगा। सेम रूल हमारा ई में भी आएगा। छोटी ई के बाद छोटी ई आए तो भी बड़ी ई बनेगी, छोटी के बाद बड़ी ई आए तो भी बड़ी ई बनेगी। सेम रूल ऊ में रहेगा, ठीक है। ऊ में भी यही रहेगा, अ में, आ में, अ ई उ, तीनों, यानी अ आ ई उ, बड़े ऊ तक हमारे वर्ण इसमें खत्म हो गए। भाई छोटा अ बड़ा आ, दोनों में से कोई भी मिले बड़ा ही आ बनेगा। छोटी ई बड़ी ई, दोनों में से कोई भी आगे पीछे आए बड़ी ई बनेगी। छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों में से कोई भी आए बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी 6 स्वर हमारे जो हैं वो हमने दीर्घ संधि में कवर कर लिए। 6 स्वर हमारे समझ में आ गए सबको कि छोटे के बाद छोटा आए या बड़े के बाद छोटा आए, बड़े के बाद बड़ा आए, बदलेगा किसमें? बड़े में। एग्जाम्पल देखते हैं। सत्य जमा अर्थी, सत्य क्या निकल रहा है यहाँ से? अ, और यहाँ क्या है? अर्थी। अ और अ मिलकर भी क्या बनाएंगे? आ। तो क्या बन गया शब्द हमारा यहाँ पे? सत्यार्थी। धर्म जमा आत्मा, धर्म अ निकल रहा है यहाँ पे, हमने ध्वनि निकालनी है। संधि में हमेशा ध्वनि निकलती है। अब धर्म तो म में क्या निकल रहा है? अ निकल रहा है ना, अ की ध्वनि निकल रही है, आ। अ और आ मिलकर भी क्या बनाएंगे? आ। तो धर्मात्मा। विद्या आ है, इधर अर्थी अ है, तो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। विद्या जमा आल्य, आ और आ के मेल से भी क्या बन रहा है? विद्यालय। क्लियर सबको?
छोटे से बड़े का भी मेल दिखा दिया और बड़े से बड़े का भी मेल दिखा दिया, पर बन रहा है कौन सा शब्द? बड़ा ही। यहाँ देखो रवि जमा इंद्र, छोटी ई है, इधर भी छोटी ई है, बड़े का बनेगा क्या? रविंद्र, बड़ी ई बन गई। अधि जमा ईश्वर, अधि छोटी ई है यहाँ पर ध पे, इधर बड़ी है तो भी क्या बनेगा? अधीश्वर, बड़ी ई बन गई। मही, बड़ी ई है, इधर छोटी ई है तो भी क्या बन रही है? बड़ी ई, महेंद्र। नदी जमा ईश, नदीश, बड़ी ई तो भी बड़ी ई बन रही है। ऊ में भी वही रूल है। लघु, छोटा ऊ है, इधर भी छोटा ऊ है, बन क्या गया? लघुत्तर। सिंधु जमा उर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बनेगा क्या? बड़ा ऊ। और ये मात्रा कहाँ लगनी होती है? जो हमारा इस तरफ वाला जो वर्ण है, आखिरी वर्ण, उस पर इस वाली मात्रा का परिवर्तन चढ़ता है। यानी देखो इधर सिंधु, ध पे छोटे ऊ की मात्रा है, इधर बड़े ऊ की मात्रा है, तो जो मात्रा चढ़ेगी वो किस पर चढ़ेगी? बड़े ऊ, ध के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा चढ़ेगी। ये नहीं कि आप इस ध में से छोटे ऊ को गायब करके और बड़ा ऊ लिख देंगे यहाँ पर। जैसे मही जमा इंद्र, तो ह पे बड़ी की मात्रा, इधर छोटी है, ह पे ही मात्रा चढ़ेगी। यानी जो हमारे इस तरफ वाले शब्द हैं, मुख्य शब्द, उन पर ही हमारी मात्रा का परिवर्तन जाएगा। आप उस शब्द को, उस वर्ण को हटाकर नए वाली मात्रा को नहीं उसमें लिखेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है सबको, ठीक है। स्वर संधि में हमने किया अभी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब हुआ हर्ष का दीर्घ से, दीर्घ का हर्ष से, छोटे का बड़े से मेल होने पर भी बड़ा ही वर्ण जो है वो लिखा जाएगा, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अगला भेद है हमारा गुण संधि। देखो वो तो बड़ा था, तो बड़े का तो हमने बता दिया था कि बड़े, छोटा हो बड़ा ही मिलेगा। अब ये है गुण संधि, यानी कि इसके वर्णों से इसमें कुछ गुण आएंगे, ठीक है। इसके वर्णों के परिवर्तन से कुछ एक नया गुण इसके अंदर आ जाएगा। इसके कुछ नियम हैं, जैसे आ के बाद, अ और आ के बाद ई या बड़ी ई आने से वो किस में बदलेगा? ए में। आ के बाद, यानी कि पहले अ है उसके बाद ई आ जाए, या आ है उसके बाद बड़ी ई आ जाए, या छोटी आ जाए बड़ी आ जाए, बदलेगा किस में? ए में। अ के बाद छोटी ई है, ए में बदल जाएगा। अ के बाद बड़ी ई है तो ए पे मात्रा चढ़ जाएगी। आ के बाद छोटी ई है, ए में बदल जाएगा। आ के बाद बड़ी ई है तो मात्रा चढ़ जाएगी। यानी आ के बाद ई आ जाए तो वो ए में बदल जाता है। ये इसका गुण है कि वो ए में परिवर्तित हो जाता है। आ के बाद ऊ आने से ओ बन जाता है। यानी अ के बाद ऊ आए या आ के बाद ऊ आए, दोनों में से किसी भी स्वर के बाद ये दोनों स्वर अगर आएंगे तो वो किस में बदलेगा? ओ में बदल जाएगा। री आने से अर में बदल जाता है। यानी कि देखो इसमें हमने देखना है सिर्फ अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, दोनों में से जो भी आए ए में बदलेगा। बड़ी ई आएगी तो मात्रा चढ़ जाएगी, ठीक है। आ के बाद ऊ आए तो वो ओ में बदल जाएगा। उसमें भी वही बात हो जाएगी, अगर छोटे ऊ से मेल हुआ है तो ओ बनेगा, बड़े ऊ से मेल हुआ है तो औ बन जाएगा, यानी दो मात्रा आ जाएंगी, ठीक। और आ के बाद री आ जाए, अ और आ के बाद री आ जाए तो वो किस में बदलेगा? अर में बदल जाएगा। यानी वहाँ पर जो हमारी ध्वनि आएगी निकल कर वो अर की आएगी। मैंने आपको शुरू में बताया था संधि में ध्वनियाँ देखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर हम इसके। अ ई, स्व जमा इच्छा, स्व, व में अ निकल रहा है। ये तो आपको सबको पता है कि हर व्यंजन के अंदर अ मिक्स होता है। व्यंजन का जब, वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें देखते हैं व्यंजन के अंदर, व्यंजन के नीचे हलंत लगकर उसमें से अ निकल जाता है, यानी उसके अंदर अ की ध्वनि मिक्स होती है। स्व जमा इच्छा, अ और ई के मेल से बनेगा क्या? ए, स्वेच्छा, ठीक है। स्वेच्छा, एक छोटी है ना, एक मात्रा चढ़ेगी। सुर जमा ईश, सुरेश, सुर, अ जमा ई भी मिलकर क्या बनाएगा? ए, सुरेश, ठीक। बेटा वो थोड़ा सा पीछे बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया कि मात्रा बदल जाएगी, नहीं, हमारे पास ए ही बनेगी, आई नहीं बनेगी इसमें, उसमें भी ओ बनेगा, औ नहीं बनेगा, ठीक है, समझ आए ना। छोटी ई आए या बड़ी ई आए, ए बनेगा,
छोटा हुआ है बड़ा हुआ है ओ बनेगा, औ या ऐ नहीं बनेगा, यानी दो मात्रा वाले नहीं बनेंगे। वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया आपको, वो हमारा इसमें आएगा वृद्धि संधि में। ठीक है, वृद्धि संधि में आता है वो, गुण संधि में नहीं आता। जैसे रमा जमा इंद्र, आ के बाद ई आ रहा है तो क्या बन रहा है, रमेंद्र, ए बन रहा है देखो। ऐसे ऊ वाले पे आ जाओ, पर जमा उपकार, मैंने कहा था अ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, ओ। अ के बाद ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, अ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो भी ओ बनेगा, अ के बाद आ के बाद ऊ आ जाए तो भी ओ बनेगा। तो ये शब्द क्या आ रहा है हमारे पास, पर जमा उपकार, अ और इधर ऊ बनेगा क्या, परोपकार। मैंने आपको बताया था मात्रा कहाँ चढ़ती है, इधर वाले वर्ण पर, तो पर पे ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, क्या बन जाएगा, परोपकार। सागर जमा उर्मी, सागर अ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, सागरोर्मी, र पे ही ओ की मात्रा जाएगी। महा जमा उदय, तो महा आ और ऊ क्या बनाएंगे, महोदय। समझ आ रहा है सबको। अ के बाद ई आए तो ए में बदलेगा, अ के बाद ऊ आए तो ओ में बदलेगा, अब वो चाहे छोटा आए या बड़ा आए। अब अ के बाद अगर री आ जाए तो अर में बदलेगा, आ के बाद री आ जाए तो भी अर में बदलेगा। जैसे देव जमा ऋषि, देव अ के बाद री आ गया तो किस में बदल गया, देवर्षि। इसमें आपने मात्रा किस पे जाएगी, री की आगे वाले पे जाएगी, क्योंकि हम ध्वनि का उच्चारण जब करते हैं तो इसी तरह करते हैं, देवर्षि व के बाद वाले वर्ण पे चढ़ता है। जहाँ र की उच्चारण ध्वनि आती है वो उसके अगले वर्ण पर चढ़ता है। जैसे देवर्षि, व के बाद र की साउंड आ रही है तो वो उससे अगले वर्ण पर चढ़ेगा। जैसे एक वर्ड लिखते हैं हम उत्कर्ष, उत्कर्ष, क के बाद र की साउंड आ रही है तो वो श पे चढ़ता है। ठीक है, तो र की ध्वनि जहाँ आती है जिस वर्ण के बाद, उससे अगले वर्ण पर वो चढ़ता है। महाजमा ऋषि, महर्षि, अर बनना है ना, महर्षि नहीं बनाना हमें, आ नहीं बनेगा इसमें, आ आया और री आया तब भी अर ही बनेगा, तो महर्षि। समझ आया सबको। गुण संधि, इसमें कुछ गुण हैं ये संधि के, यानी दीर्घ में तो बहुत इजी था आपके लिए कि आपको सिर्फ बड़ा करना है उसको, और इसके कुछ नियम आपको, रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि अ के बाद ई आए या बड़ी ई आए, आ के बाद छोटी ई आए बड़ी आए वो ए में बदलेगी, अ के बाद ऊ आए या ऊ आए, आ के बाद छोटा ऊ आए बड़ा ऊ आए वो ओ में बदलेगा, अ के बाद री आए या आ के बाद री आए वो अर में बदलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे हमारे पास वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि मतलब विकास हो जाएगा, अब बड़ा हो जाएगा वो, वृद्धि हो गई ना उसकी, बड़ा हो गया। ठीक है, इसमें भी वही रूल है, अ आ के बाद ई ऊ हो गए थे, अब बच क्या गए थे, ए आई ओ औ, ये बच गए ना स्वर, उसके बाद तो मात्रा आ जाती, री आ जाती है। जैसे अ आ हो गया, उसके बाद ई का भी मेल हो गया, ऊ का भी हो गया, अब क्या बच गया, ए आई ओ औ, ये किस में आएंगे, वृद्धि संधि में। यानी अ आ के बाद ए आई आए तो बदलेगा किस में, आई में, यानी बड़ी मात्रा वाले में जाएगा। पीछे हमने सिर्फ ए बनाया था, अ आ के बाद ई आया तो किस में बदल गया, ए में, अ आ के बाद ऊ आया तो ओ में बदल गया। अब यहाँ हम इन्हीं वर्णों के बड़े वाले वर्ण करें, बड़े वाले स्वरों के बड़े मात्राओं वाले करेंगे, यानी अ आ के बाद ए आए या आई आए, ए आए या आई आए बदलेगा किस में, आई में, मात्रा वाले में। अ आ के बाद ओ आए या औ आए बदलेगा किस में, औ में। इस विकार को वृद्धि संधि कहते हैं। यानी कि फिर वही बात आ रही है, छोटे के बाद छोटा है या छोटे के बाद बड़ा आए, बनेगा कौन सा, बड़ा ही बनेगा। जैसे देखो, अ जमा ए तो भी आई बना, अ जमा आई तो भी आई बना, आ जमा ए तो भी आई, आ जमा ए तो भी आई। ऐसे इसमें ये जो मैंने पीछे आपको बाय मिस्टेक बता दिया था वो इसकी बात थी कि जहाँ मात्रा है तो मात्रा चढ़ेगी उसके ऊपर। एक एक, एक अ आ रहा है, अ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, एक एक, तो आई पर दो मात्रा होती है, एक मात्रा नहीं होती। एक तो सिंगल यहाँ होती है जो हमने यहाँ करी थी, जो हमने गुण संधि में पढ़ी थी, वहाँ सिंगल मात्रा वाला ए बनेगा, छोटा ए, उस पर एक मात्रा होती है। यहाँ बड़ा ए कर रहे हैं, उस पर दो मात्राएं चढ़ेंगी। ठीक है, तो एक अ जमा ए मिलकर क्या बना रहे, एक एक। मत जमा एक कै, मत एक कै, मत जमा एक कै, त पे अ है यहाँ आई है, मत एक कै। सदा जमा एव, तो सदा आ और ए के बाद भी क्या बनेगा, सदैव,
यहाँ से आ की मात्रा हट जाएगी, क्योंकि आ और ए को मिलाकर ही तो हमने ए बनाया है, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है। महा जमा ऐश्वर्य, आ और ए, तो ये भी महेश्वरी है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आ है, यहाँ ए आई है, तो दोनों मिलकर तो क्या बनाएंगे, आ की मात्रा हटानी पड़ेगी। ये नहीं कि आप इस पर लगा देंगे, वो महो बन जाएगा, महेश्वरी, तो ह पे ही 2 मात्रा जाएंगी। ऐसे ही ओ का उदाहरण देखेंगे, वन जमा औषधि, वन अ और ओ के बाद वन औषधि, यानी 2 मात्रा वाला बनेगा हमारे पास। देव जमा औदार्य, देवोदार्य। महा जमा औषधि, महोषधि। ये देखो यहाँ था ना महा और यहाँ ए था, तो 1 मात्रा ए की बनाई थी। ये नहीं कि आ के साथ ओ बना देगी, वो यहाँ बन रहा है क्योंकि इसके बाद ओ आ रहा है, वो औ में बदलेगा। महा जमा औदार्य, महाऔदार्य। जल जमा ओध, जलोध। ठीक है। इस तरह से आपको ये जो है नियम याद करने पड़ेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इन 5 संधियों के नियम आपको याद करने पड़ेंगे। नियम से ही ये समझ में आती हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाना, गुण संधि मतलब उसके अंदर कुछ गुण आ जाना, और वृद्धि मतलब वृद्धि में भी बड़ा ही होगा, फिर जो वृद्धि हो गई उसका विकास हो गया, यानी छोटे की जगह बड़ा ही आ गया। अगला है हमारा यण संधि। इस संधि में ई के बाद विजातीय स्वर आ जाने से य हो जाता है, ऊ के बाद विजातीय स्वर आ जाने से व हो जाता है, री के बाद विजातीय स्वर आ जाने से र हो जाता है। ये विकार यण संधि कहलाते हैं। देखो मैं समझाती हूँ कैसे, ही क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि ई के बाद विजातीय स्वर मतलब अलग, ई के बाद ई ना आकर कोई अलग विजातीय स्वर, यानी अ आ जाए, ऊ आ जाए, ठीक है, ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, मतलब ई और ई के बाद ई ना हो, ये दोनों ही ना हो, विजातीय स्वर यानी स्वर आए, व्यंजन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, केवल स्वर आए कि ई के बाद कोई विजातीय यानी कि इनकी जाति का ना हो, अलग जाति का, यानी आ जाए, ऊ आ जाए, हैं, इस तरह का कोई शब्द आएगा तो वो किस में बदलेगा, ए में। यानी ई के बाद आ जाए तो किस में बदल जाएगा, य में। ई के बाद आ जाए तो किस में बदल जाएगा, य में। अगर ई के बाद आ जाए तो या में बदलेगा, ठीक, और ई के बाद या आ जाए तो वो भी किस में बदलेगा, या में, यानी यहाँ मात्रा चढ़ जाएगी। ई के बाद अ आया तो य में बदलेगा, ई के बाद आ आया तो या में बदल जाएगा, ई के बाद अ आया तो य, और ई के बाद आ आया तो या में बदल जाएगा। और वही चीज़ इसमें ऊ में होगी, ई के बाद ऊ आ जाए तो यू बन जाएगा, मतलब य पे छोटे ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी, बनेगा तो ई के बाद अगर कोई विजातीय स्वर है, यानी इससे अलग, इससे डिफरेंट कोई स्वर है इन दोनों को छोड़कर, तो बनेगा तो य, पर मात्रा उसी हिसाब से चढ़ जाएगी। अ है तो खाली य, आ है तो या, छोटा ऊ है तो यू बन जाएगा, बड़ा ऊ है तो यू बड़ा ऊ उसी पर लग जाएगा, ई के बाद ए है तो ये बन जाएगा, ठीक है, और आई तो होगा नहीं, ए ही है इसमें, तो एक मात्रा वाला ये बन जाएगा, ई के बाद आ जाए तो य बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। और हाँ, ई के बाद अगर अनुनासिक आ जाता है, यानी अंग जो होता है ना, अंग की बिंदी, अनुनासिक आ जाता है तो उसमें य के ऊपर बिंदी लग जाएगी हमारी, अनुनासिक उसके ऊपर लग जाएगा। ई के बाद अगर अनुनासिक स्वर आ जाता है अंग, तो य ही बनेगा तो य, लेकिन उसके ऊपर अनुस्वार की बिंदी चढ़ जाएगी। सेम अब यहाँ देखना है ऊ, अगर ऊ के बाद कोई अलग स्वर आ जाता है, विजातीय का मतलब आपको समझ आ गया होगा, यानी ऊ को छोड़कर और कुछ भी आएगा स्वर में, ऊ के बाद अ आता है तो वो बनेगा व, ऊ के बाद आ आता है तो बन जाएगा वा, ऊ के बाद ई आता है तो वी, ऊ के बाद बड़ी ई आता है तो वी, ऊ के बाद ओ आता है तो वो, और बड़े ऊ के बाद आ आता है तो वा, मतलब सिर्फ मात्रा बदल जाएगी, बनेगा क्या, व ही बनेगा। यानी ऊ के बाद अगर इन दोनों को छोड़कर कुछ भी आता है, अ आता है, आ आता है, ई आता है, बड़ी ई आता है, तो किस में बदलेगा, व में, मात्रा उसी स्वर के अनुसार चढ़ जाएगी, छोटा है तो छोटी और बड़ा है तो बड़ी मात्रा चढ़ जाएगी। उसके बाद इसने कहा री के बाद, अगर री के बाद वी जाती है, यानी री के बाद री तो मिलेगा नहीं, कोई भी आप ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिधर अंत में भी री शुरू हो रहा हो और
दूसरी तरफ भी री से शुरू हो रहा हो, वो किस में बदलेगा? र में। कि री के बाद अगर अ है, री के बाद अगर अ है तो र में, आ है तो रा में, ऊ है तो रू में, और छोटी ई है तो री में। यानी कि बात वही आ गई है कि जो स्वर पीछे जैसा है उसी के अनुसार मात्रा बन जाएगी। आपको सिर्फ ध्यान देना कहाँ? यहाँ, कि ई के बाद कोई वी जातीय स्वर है तो य में, ऊ के बाद कोई वी जातीय स्वर है तो व में, री के बाद कोई वी जातीय स्वर है तो र में। इस तरह से वो बदलेगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण मैं आपको करवा देती हूँ। यदि जमा अपि, तो यदि ई के बाद अ आया तो क्या बन जाएगा? यद्यपि। अब ऊ के बाद ऊ, अनु जमा अय, चलो ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया, ये लेते हैं सु जमा आगत। ठीक है, तो सु छोटा ऊ है, इधर आ है, क्या बन जाएगा? व बनता है ना, तो स्वागत। ऊ के बाद ई, छोटी ई आएगा तो क्या बनेगा? वी। अनु जमा इत, तो अन्वित। न, अब यहाँ न आधा क्यों हो गया? क्योंकि न के अंदर से ऊ हमने निकाल लिया तो न आधा हो गया। अगर किसी स्वर के नीचे कोई मात्रा लगी हुई है, सॉरी व्यंजन के नीचे कोई मात्रा लगी हुई है, तो उस मात्रा को निकलने के बाद वो व्यंजन आधा हो जाता है। या न एक व्यंजन है और व्यंजन में ऊ की मात्रा लगी हुई है स्वर की, तो अगर इसमें से हम अपने स्वर को निकाल लेते हैं तो न आधा हो जाएगा, तो अ और फिर आधा न हो गया, और ऊ और ई मिलकर बना क्या रहे थे? वी, तो अन्वित बन जाएगा। ठीक है, ऐसे री का है फिर पितृ जमा अनुमति, र बनेगा, पितृ, री और अ मिलकर क्या बनाएंगे? र। तो त और र मिलकर त्र बनता है, त में र मिक्स कर दिया हमने। जब वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा त के नीचे हलंत और र के नीचे हलंत, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिशूल। ठीक है, तो र बनाना हमें, री है इधर अ है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? र बना रहे हैं। पितृ अनुमति, पितृ जमा आल्य, पित्राल्य, पितृ जमा उपदेश, पितृउपदेश, ऊ आ गया ना, तो र में भी ऊ की मात्रा चढ़ गई। मात्राओं का ध्यान देना पड़ेगा कि मात्रा कौन सी चढ़ेगी, उसके लिए आपको उसके नियम, उसके रूल्स याद करने पड़ेंगे। लास्ट है हमारा अयादि संधि। इस संधि में ए के बाद असमान स्वर आ जाने से अय हो जाता है, ए के बाद असमान स्वर आ जाने से आय हो जाता है, ओ के बाद असमान स्वर आ जाने से अव, और औ के बाद आने से आव हो जाता है। देखो अ आ ई ऊ तक हमने पढ़ लिए थे, री तक पढ़ लिए थे, अब क्या बच गए थे? ए आई ओ औ। री तक हमने पढ़ लिए थे, अब बच गए स्वरों में ही ए आई ओ औ। तो ए के बाद अगर असमान स्वर, मतलब ए के बाद ए ना हो, कोई भी दूसरा विजातीय स्वर आता है, यानी अ ई ऊ कुछ भी आता है, तो वो किस में बदलेगा? अय में। अ के बाद, ए के बाद अ आएगा तो किस में बदल जाएगा? अय में। और ए के बाद ई आया तो क्या बदल जाएगा? आई में। बड़े ए के बाद अ आ जाए तो आय में बदलेगा। ओ के बाद असमान स्वर, मतलब यही ना हो, कोई दूसरा स्वर आए तो किस में बदलेगा? औ में। और औ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो किस में बदल जाएगा? आओ में। तो इन रूल्स का, इन नियमों का ध्यान रखना है। ये है अयादि संधि के। इसके कुछ उदाहरण दिखाती हूँ मैं आपको। ए और अ मिलकर क्या बना रहे हैं? अय। जैसे ने जमा अन, ए की मात्रा है, न को नहीं देखेंगे हम, उसकी स्वर को देखेंगे, उस पर मात्रा क्या चढ़ी हुई है? ए। और इधर क्या है? अ। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अय, तो नयन। चे जमा अन, ए है यहाँ पर और इधर ए है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अय, तो चयन। नए जमा इका, नए, ए है, आई है, आई के बाद ई आई बना रहा है, तो नायिका। ठीक है, ऐसे ओ का है, ओ के बाद अ आ जाए तो अव में बदलेगा। जैसे पो जमा अन, तो क्या बन जाएगा? पवन। अव बनाना ना हमें, अव की ध्वनि निकालनी है। ओ और अ मिलकर क्या बना रहे? अव, तो प वन। भो जमा अन, ओ और अ मिलके वन अव बना रहे हैं, तो भ वन। ओ जमा ई, आवी बना रहे हैं, पो जमा इत्र, पवित्र। भो जमा इष्य, भविष्य। आज की वीडियो में बेटा हम ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 1 ही दूंगी आज मैं आपको। पार्ट 2 नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगा।
आज हमने सिर्फ स्वर संधि तक पढ़ा इस वीडियो में। बच गए व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो हम वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने संधि पढ़ा, संधि के भेद पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने उसमें स्वर संधि के भेद पढ़े। स्वर संधि के भेदों में हमने 5 भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आज हम इतने 5 ही पढ़ेंगे। अगर मैं इससे आगे की वीडियो आपको देती हूँ, आप एक साथ पढ़ते हो तो आप भूल जाओगे। आज का भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए अब इसके आधा पार्ट जो बच गया संधि का, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी। धन्यवाद बच्चों।